Hello and Assalamu alaikum grade 6 metric students of Mid City School. This is lecture number 1 from the chapter number 1 Introduction to Science. Now coming to the beginning of the chapter, we are going to learn what is basically science. I'm pretty sure that you are all well aware of what is science in general, but we should have a definition, and the definition is as science is the study of nature. जब हम नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर को पढ़ते हैं, तो वो साइंस कहलाता है. देयर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है. अलॉन्ग विद द मटेरियल नीडेड टू स्टडी नेचर इज़ ऑल्सो नोन एज द डेफिनेशन ऑफ साइंस. अब ये कौन सा मटेरियल है जो स्टडी नेचर को स्टडी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की. आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को भी हम पढ़ते हैं और वो साइंस का हिस्सा ही आता है. क्यों? क्योंकि वो स्टडी ऑफ नेचर से लिंक्ड है, तो इसलिए ये समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस क्या एक जनरल टर्म है, या अगर हम उसको थोड़ा सा और ओपन करें, वास्ट करें, तो उसकी और भी ब्रांचेस आती हैं. बिल्कुल उसकी और भी ब्रांचेस आती हैं. आई एम प्रिटी श्योर you've heard about at least some of the branches. Science has many branches. They are divided into different groups such as biology, physics, chemistry, earth sciences, space sciences, astrology, astronomy. So these are all considered as branches of science. Science is all around us. Wherever we see, mostly wherever we see, we are going to find something that is related to science, directly or indirectly. If we look at our surroundings, if we see an air conditioner, if we see a television, if we look around and we see any technology such as a laptop, the devices that you are using at the moment, all of them, mobile phones, they are all science. They are all technology. Technology is considered as is related to science. साइंस के अंदर हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये साइंस का एक हिस्सा है. तो साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. साइंस इज़ एवरीवेयर वी सी. जहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है वो टेक्नोलॉजीज़, दे आर साइंस, दे आर इन्वेंशंस, दे आर डिस्कवरीज. गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं. एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस दैट इज़ कंसिडर्ड एज science, that is considered as technology. Now coming to some important scientists, we must discuss these three. They are one of the major scientists. First of all, Sir Isaac Newton, then Louis Pasteur, then Marie Curie. Sir Isaac Newton, I'm pretty sure that you've heard about. He was a physicist and a mathematician who developed laws of motion. मोशन हमारे पास क्या था? मोशन हमारे पास ये चीज़ होती है कि एक चीज़ जो हिलती है वो होता है हमारे, उसको हम कहते हैं मोशन. मूवमेंट को बेसिकली हम लोग कहते हैं मोशन. तो लॉज ऑफ मूवमेंट जो हैं वो बेसिकली सर आइजैक न्यूटन ने बनाए थे. इसकी एक स्टोरी भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी. ये आपको पिक्चर जैसे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल वही स्टोरी है कि एक बंदा जिसका नाम आइजैक न्यूटन था, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसके सर के ऊपर क्या गिरा? सेब. और उसने सोचा कि यार ये चीज़ जो दरख्त से गिरी वो नीचे ही क्यों गिरी, ये ऊपर भी तो उड़ सकती थी. और इस चीज़ को लेके उसने क्या किया है कि उसने सोचा समझा, उसने इस चीज़ को ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा हैरत हुई. आम लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, यार ये चीज़ हो गई होने वाली चीज़ थी, तो लेट्स मूव ऑन. लेकिन ही वॉज क्यूरियस. ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट वाई. तो वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग this in the qualities that are necessary for a scientist. Now coming to Louis Pasteur. Louis Pasteur developed vaccines to protect human beings and animals against a number of deadly diseases including rabies. Louis Pasteur जो है उसने वैक्सीन उसने डेवलप किया है. वैक्सीन एक दवाई होती है जो बचपन में लगा दी जाती है बच्चे को, ताकि उस जब वो बड़ा हो तो उसको बीमारियों से वो बचाए. तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लुइस पास्चर ने बनाई थी, और ये हमें डेडली डिजीज़ से
रोक रही थी, और उस वक्त जब इसने बनाई थी तो ये ख़ास तौर पर रेबीज़ को रोक रही थी. रेबीज़ इज़ अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स फ्रॉम डॉग्स. Marie Curie, Marie Curie discovered and studied the nature of radium. रेडियम जो है हमारे पास इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. इसके अंदर से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं. तो ये इसकी जो स्टडी है वो मैरी क्यूरी ने की, इसका फाइंड आउट किया. इससे फिर जो है यूरेनियम जो है किया, और बनाया तो नहीं किया, यूरेनियम जो है डिस्कवर किया गया प्रॉपर तरीके से. और इससे न्यूक्लियर एनर्जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है. तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों साइंटिस्ट की. Yes, students, as we were discussing earlier, here are the important characteristics that are required in a scientist. जो एक साइंटिस्ट होता है उसके अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं. अगर उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता. अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी ऑक्यूपेशन की बात करें, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कोई ना कोई नेसेसिटीज़ होती हैं. जब तक आपके पास वो नहीं है, आप जो है वो काम नहीं कर सकते, आप वो जॉब नहीं कर सकते, आप एक जगह पर काम नहीं कर सकते. तो लाइक वाइज दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट have to be in a scientist. Without them, a scientist is not complete. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजरवेरेंस. प्रेजरवेरेंस हमारे पास क्या होता है? प्रेजरवेरेंस हमारे पास होता है कि हम जो हैं काबू करें, हम सब्र करें. चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन फ़ौरन हमारे पास वी शुड गेट द रिजल्ट देयर एंड देन, कि भाई 1 घंटे के अंदर आई शुड हैव द रिजल्ट एंड दे शुड बी इन माई फेवर. इसमें आपको रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है. आपको कब आपकी रिसर्चेज में हफ्ते लग जाते हैं, इवन मंथ्स लग जाते हैं, कभी कभार 6-6 महीने भी लग जाते हैं. तो यू हैव टू परसेवरेंस, आपको सब्र करना होता है. और ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू सक्सीड. आप हर दफ़ा जो है वो जीतोगे नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा. हो सकता है आपने 6 महीने एक चीज़ के ऊपर काम किया और वो नेगेटिव निकला. आपने सोचा था कि ऐसा होगा बट ऐसा नहीं हुआ, फिर कुछ और हो गया. तो ये आपके अंदर प्रेजरवेरेंस होना चाहिए. सेकंड क्वालिटी हमारे पास ओपन माइंडेडनेस की है. ओपन माइंडेड ये होता है कि वी शुड बी ओपन टू आइडियाज़. हमारा दिमाग खुला होना चाहिए. जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें उसको समझना भी चाहिए और ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, समझ सकें. कोऑपरेटिव होना चाहिए. जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक साइंटिस्ट एक साथ अकेले काम नहीं कर रहा होता. साइंटिस्ट की मोस्टली टीम्स होती हैं, टीम्स बनाई जाती हैं, साइंटिस्ट टीम्स में काम कर रहे होते हैं. एक बंदे का कोई काम है, द अदर साइंटिस्ट इज डूइंग समथिंग एल्स, द थर्ड साइंटिस्ट इज रिसर्चिंग ऑन अनदर थिंग. So there is a team of scientists. So cooperativeness is very very important. Is a very important characteristic for a scientist. Fourth of all is curious. A scientist must be always and always curious. Curious, क्यूरोसिटी जो है, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था कि आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिर गया और उसने सोचा कि यार ये मेरे सर के ऊपर, व्हाई डिड इट फॉल ऑन माय हेड, व्हाई डिड इट जस्ट फ्लाई इन द स्काई, और व्हाई डिड इट फॉल समवेयर एल्स, व्हाई डिड इट ड्रॉप डाउन ऑन माय हेड फ्रॉम द ट्री. तो ही वॉज क्यूरियस. तो जब तक यू डोंट हैव क्यूरोसिटी इन योर सेल्फ, जब तक आपके अंदर ये नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये जब आपके पास व्हेन वेयर वाई वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यू कैन नॉट बी ए साइंटिस्ट. स्पेक्टिकल का मतलब ये होता है कि यू शुड जो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बोलो कि यस जो मुझे नज़र आ रहा है वैसा ही है. हो सकता है, इट इज़ वेरी वेरी लाइकली कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और, देर इज़ समथिंग एल्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. सही है, हमें नज़र कुछ और आ रहा है बट रियलिटी कुछ और भी हो सकती है. May a scientist be experienced, very experienced, or may a scientist be a child, a student of grade 6, 7 like you. Uh, there are some safety rules that need to be followed every time you are going to visit a laboratory.
We are going to be discussing those safety rules. They're very important. First of all, we need to avoid skin and eye contact with all chemicals. किसी भी केमिकल के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारी स्किन के ऊपर, आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ केमिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमारी स्किन को जला सकते हैं, वो हमें हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं. मिनिमाइज ऑल केमिकल एक्सपोजर्स. दिस इज़ कि आप कम से कम केमिकल्स के एक्सपोजर लेंगे. आप हर जो लैब में अगर फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर 50 और 60 chemicals, it doesn't mean कि a scientist is going to go to every chemical and start smelling it. चाहिए तो आपने इससे ऑब्वियसली ऐसी चीज़ नहीं करनी. जितने केमिकल्स आप, कम से कम केमिकल्स जो आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता. अगर एक लैब के अंदर 50-60 केमिकल्स हैं तो एक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आ सकता कि आपको जो है 50 केमिकल्स की ज़रूरत पड़ गई, 40 केमिकल्स की ज़रूरत पड़ गई. तो दिस इज़ हाईली अनलाइकली, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए. नो हॉर्स प्ले विल बी टॉलरेटेड. हॉर्स प्ले का मतलब जो है बच्चे जो है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 6, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 7, ग्रेड 5, तो इफ़ यू टेक दीज स्टूडेंट्स टू द लेबॉर्ट्री, ये उनके लिए थोड़ा सा जोक हो जाता है, मज़ा हो जाता है कि यार चलो इधर भागते हैं, इधर भाग रहे हैं. तो ये चीज़ें उनके लिए हार्मफुल हो सकती है और ये टॉलरेट नहीं की जाएगी. assume that all chemicals of unknown toxic are highly toxic. अच्छा, तो जो केमिकल्स आपके पास नहीं पता कि उनकी कितने टॉक्सिक हैं, कितने हार्मफुल हैं, आपने यही सोचना है, यही समझना है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं. सही है. टू बी ऑन अ सेफ साइड यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग दैट दीज chemicals are highly toxic. Do not use mouth suction for pipetting or starting a siphon. पिपेट एंड साइफन जो है वो इक्विपमेंट होता है जिसमें हमें लिक्विड को जो है हम ऊपर की तरफ खींच लेते हैं. जैसे एक पाइप होता है, पाइप जो है पानी को निकालता है अगर, तो उसी तरीके से पिपेट जो है वो सक करता है. तो हमें माउथ का यूज़ नहीं करना. ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि एक स्ट्रॉ होता है. आप जूस के डब्बे के अंदर स्ट्रॉ डालते हैं और उसको सक करते हैं. आपको लेकिन ये काम नहीं करना. ये मैं सही है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ये काम हम वो डिस्कस करें जो नहीं करने. तो जूस का डब्बा जो है, हमने अपने केमिकल को नहीं समझना कभी भी, और उसको कभी भी मुंह के करीब नहीं लेके आना. वॉश एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द स्किन प्रायर टू लीविंग द लेबॉर्ट्री. जब आप लैब से जा रहे होंगे तो आपने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फॉलो करनी है आपको हर हालत में, और ये है कि वो आपने अपने हाथ वगैरह आपने धो लेने हैं अच्छे तरीके से, ताकि अगर कभी गलती से अगर कोई केमिकल आपके ग्लव्स, क्योंकि आपने पहने होते हैं, ग्लव्स के अंदर लग गया, चला गया, कभी कभार आपने ग्लव्स नहीं भी पहने होते, तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए. तो ये प्रिकॉशंस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. नाउ कमिंग टू द हज़ार्डस, यानी कि हज़ार्डस भी कह सकते हैं, हार्मफुल भी कह सकते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ लेबॉर्ट्री. ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सिंबल्स बने हुए हैं. अक्सर जब आप बॉडी स्प्रेज यूज़ करते हैं, जो बॉडी स्प्रेज, उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर जो सेकंड पिक्चर हमें डायग्राम नज़र आ रहा है, फ्लेमेबल का, आग बनी हुई है, वो बना होता है. क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, अगर आप उसको फायर लिट करेंगे, आग लगाएंगे, लाइट अप करेंगे, तो वो आग लग जाएगी उसको. तो ये सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि केमिकल्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कौन सा केमिकल किस कितना हार्मफुल है और आपको उसके साथ कितना केयरफुल होने की ज़रूरत है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ बूम गोइंग ऑन, एक बम सा फट रहा है, बट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है. बम तो ऑब्वियसली नहीं फटेगा इस वक्त, लेकिन ये है कि जो बंदा, एक बंदा, दो बंदा, और जो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस है, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, उससे डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है. ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, बट ये है कि लैब में जो है पूरा का पूरा एक एक्सप्लोजन हो सकता है. लैब में जो है वो, क्योंकि और केमिकल्स भी हैं, तो वो और ज़्यादा केमिकल्स को जो है, एक्सप्लोजिव फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को भी आग लग सकती है. तो बहुत डेंजरस काम है ये.
सेकंड में हम आते हैं, तो मैं सेकंड हैंड टॉप राइट की बात कर रहा हूँ, नीचे की बात नहीं कर रहा। फ्लेमेबल की बात अगर हम करते हैं तो ये वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने अर्लियर डिस्कस किया आपके साथ, कि वो इनको आग लग जाती है। थर्ड में हमारे पास आता है ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र्स जो हैं उनको ऑक्सीजन अगर मिलता है तो उनको ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। तो ये बड़ा जो है हमारे लिए एक डेंजरस चीज़ होती है, इसको बड़े एहतियात के साथ हमें यूज़ करना पड़ता है। फोर्थ में हमारे पास आता है करोसिव फॉर मेटल्स। अगर ये सब्सटेंस जो है इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर ये मेटल्स के ऊपर गिर गए या हमारे हैंड के ऊपर गिर गए, हमने ग्लव्स नहीं पहने हुए और हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट हो गया, तो ये करोसिव हो जाएंगे, ये जलाएंगे हमारे हाथ को, मेटल्स को, प्रॉपर्टी को भी ज़ाया करेंगे और हमें फिज़िकली जो है वो हार्म प्रोवाइड करेंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ, टॉक्सिक। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और कहीं ना कहीं अगर ये आपको लग गए या अगर ये आपके आंख के थ्रू अंदर चले गए, कान के, नाक के, माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चले गए, तो दे कैन इवन कॉज डेथ। आई और स्किन कोरोसिव, ये दिस इज़ प्रीटी मच द सेम एज कोरोसिव फॉर मेटल। वो जो कोरोसिव फॉर मेटल्स था, दे वर ओनली हार्मफुल फॉर मेटल। ये दीज स्किन और आई कोरोसिव मटेरियल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी आंख को और हमारे स्किन को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। कमिंग टू द सेवेंथ वन, इरिटेटिंग substances. These are the substances that if हमारे आँख पे लग गए तो हमें, या हमारे कान पे लग गए या हमारे स्किन पे कहीं पे भी लग गए, तो हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है ख़ारिश हो, हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, हमें अजीब सा मतलब कि जो है महसूस हो। तो ये इरिटेटिंग जो है सब्सटेंसेज होते हैं। कमिंग टू द CLG, कंप्रेस्ड लिक्विफाइड गैस। ये कंप्रेस्ड लिक्विफाइड गैस होती है, अगर इसको हम हीट प्रोवाइड गलती से कर देंगे तो फिर इस पर एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि ये गैस है जो कंप्रेस्ड हुई हुई है और इसको जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे तो एकदम से जो है इनके पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट आ जाती है। वो मूवमेंट जो है वो अभी डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो इनसे ये सिंबल्स हैं और व्हाट डू दे मीन। और अच्छे से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये सिंबल्स कौन सा सिंबल की हम बात कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना हार्मफुल नहीं हो सकता। Students, now coming up to the last part, uh, this is your assignment which you have to do. I'll be discussing this as well ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। What is क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। What is science? Name some of its branches. हमने ये सब चीज़ें जो है वो PPT से हैं, ये डिस्कस की हुई हैं सारी की सारी। व्हाट साइंस क्या है, उसके कितने ब्रांचेज हैं, डेफिनेशन भी हमने डिस्कस, आपने डेफिनेशन बता देनी है और उसके ब्रांचेज बता देने हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री फिजिक्स पीछे बात की थी। क्वेश्चन नंबर, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी टू साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। वी हैव डिस्कस 3 साइंटिस्ट, बट आपको जो है एनी 2 साइंटिस्ट के बारे में बताना है और उनकी डिस्कवरीज के बारे में बताना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 सेफ्टी रूल्स दैट नीड टू बी प्रैक्टिस। हमने काफ़ी सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, आपने कोई भी मेंशन कर देने 3। Coming to question number 4, draw diagrams of any 3 hazardous substances in a lab and also mention what they represent. इसके अंदर आपने जो है 3 सब्सटेंसेस के हमने 8 डिस्कस किए हैं, आपने कोई भी 3 उनका डायग्राम बना देना है और ये बता देना है कि वो आइदर फ्लेमेबल है या एक्सप्लोजिव है या टॉक्सिक है, ये आपने करना है। 3, any 3, we have discussed 8. Coming to question number 5, which scientist out of the ones that you have learned about do you think is most important? Why? Three scientists that we have discussed. Out of them, you only have to mention any 2 scientists. Mention any. Sorry, I'm really sorry. Which scientist out of the one? So you only have to mention one scientist, alright? सिर्फ आपने 3 पढ़े हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक मेंशन करना है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको why do you think that the scientist is most important? I hope
कोई आपको समझ में आ गया होगा. If there is something that you don't understand, you can ask.